आप सभी को प्यारा नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में दिखाया था आपको कुछ कार्यक्रम, उसमें बच्चों ने जो परफॉर्मेंस करा था वो दिखाने का प्रयास करा था। स्कूल में जो कार्यक्रम था उसमें जो बच्चों को सम्मानित किया गया था, जैसा कि आप इन दोनों को देख पा रहे हो, पहले भी देखा था, आज देखा। ये ब्लैक कलर के बच्चे हैं जो कि पास आउट यहाँ से हो चुके हैं, पर आज स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम था उसमें इन दोनों को सम्मानित किया गया है। साथ में मेरे साथ आज मैम बैठी है जो एसएसटी की मैम है, इनका 100% रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप तो मैम मैंने बताया है जैसे कि मैम का 100% रिजल्ट रहा है, उस अध्यक्ष को मैम को भी सम्मानित। सबसे पहले तो सामाजिक विषय की बात करें तो सामाजिक विषय में हमारे पास लगभग 4 किताबें हैं। हिस्ट्री अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, ज्योग्राफी अलग है और पॉलिटिकल साइंस। चारों विषयों को पढ़ पाना और बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है। अगर हम एक टॉपिक को छेड़ेंगे तो लगभग 14-15 दिन बहुत आराम से उस टॉपिक को हम क्लियर करवा सकते हैं। बहुत वास्ट विषय है सामाजिक विषय, जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है और बहुत कम समय में इसको पूरा करना होता है। बोर्ड परीक्षाओं की बच्चों से तैयारी करवानी होती है। सबसे पहले तो जो बच्चे लिखना नहीं जानते, कभी हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके पास रिटन स्किल्स नहीं है, तो वो डेवलप करने के लिए बच्चों को लिखना सिखाया जाता है कि एक एक पेज तुम लिखो, लिख करके लाओ। वो कॉपी मेरे द्वारा चेक की जाती है कि जिन बच्चों को लिखना नहीं आता है, थोड़ा जो वीक हैं सब्जेक्ट में या किसी लिखने में या बोलने में कुछ भी अपने बातों को हमारे सामने नहीं रख पाते हैं, तो उनको लिखने के माध्यम से अपने विचारों को रखना सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआती दौर में जब मैंने उनको टेस्ट दिया, बच्चों का टेस्ट लेती थी, तो वो क्या करते थे, क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर छोड़ दिया करते थे। लेकिन मैंने बच्चों को प्रेरित किया कि मैं नंबर तब नहीं काटूंगी बच्चों के अगर वो उससे रिलेटेड अपने विचारों को लिखें। तो यही काम मैंने बच्चों पे किया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफलदायी पाया। तो देखा आपने किस तरीके से मैम ने बच्चों पे अपनी मेहनत करी है, किस तरीके से मैम ने अपना शेड्यूल अपनाया। अपनी फैमिली से लेकर होता ही है ना, एक महिला होते हुए घर को भी देखना है, परिवार को देखना है, फिर बच्चों को भी देखना है। उस तरीके से सब चीज़। सबसे बड़ी बात मैम के पास सीबीएसई बोर्ड का जो मेन जो कार्यभार है मैम के पास ही है। सीबीएसई बोर्ड को भी संभालना, रजिस्ट्रेशन से लगाकर हो, चाहे पेपर का शेड्यूल हो, चाहे कुछ भी हो, सारी चीज़ें के बावजूद आपने देखा होगा कि सीबीएसई में सारी टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज है। उसमें सब चीज़ एक एक फॉर्मेट कंप्यूटर, पूरे दिन में कंप्यूटर पे लगे रहना, बच्चों के बीच जाना या प्रार्थना की एक्टिविटी करना या सांस्कृतिक कार्यक्रम करना। एक टीचर का स्कूल के प्रति इतना समर्पण बहुत काबिल तारीफ होता है, और उस बीच बच्चों से 100% रिजल्ट देना, वो भी 80-90 नंबर या 94 नंबर या 96 नंबर, इस तरीके से बच्चों का प्रदर्शन करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि बच्चों ने अपने या टीचर ने या शिक्षिका ने अपनी भरपूर मेहनत या पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाया है। उनके अंदर वो स्किल डाली है कि हम 100% नंबर कैसे ला सकते हैं। एसएसटी आपने देखा होगा कि बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट आपने देखा होगा कि एक किताब रहती है, उसमें 4 किताबें होने के बावजूद भी किस तरीके से अपना शेड्यूल अपनाया होगा, कौन सी किताब से ज़्यादा आता है, कौन सी किताब से कम आता होगा, इस तरीके की रणनीति अपनाना और फिर बच्चों के बीच शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैम को आज सम्मानित भी किया गया है। मैम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस भी कर रही होगी कि मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि मिली हुई है, और निसंदेह इसके लिए मैम ने भरपूर मेहनत भी करी होगी। उसके पीछे जो आज उनको फल मिला 100% था, वो मैम को अपने आप अंदर से जो खुशी है वो दिख रही है। तो अच्छा होता, बच्चे भी यहाँ होते तो और भी अच्छी बात होती, पर कोई बात नहीं, बच्चे बहुत दूर दराज के हैं जो नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैम से ही आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि किस तरीके से इन्होंने बच्चों की मेहनत करी होगी। तो मैम आगे आप इसी तरीके से क्या क्या करना चाहोगे, मतलब बच्चों के इन फ्यूचर आपने सोचा होगा कि मैं बच्चों को और अच्छा कर, क्योंकि अभी 94%, तो कभी ये भी आपके मन में आता होगा कि नहीं, मुझे अपनी सर्विस के दौरान पूरे दौरान मुझे 100% नंबर दिलाने हैं, अपना कभी एक रिकॉर्ड बोलते ना करना है, तो उसके लिए उस तरीके से आप कब तक मतलब प्रयास रहेगी? सबसे पहले मतलब सबसे बच्चों का जो सबसे अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में मिला रहा है, 94 स्कोर बच्चे ने किया है, सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है मेरे सब्जेक्ट में। और मैं पूरी की पूरी प्रयासरत रहूँगी कि अगले वर्ष 100 में से 100 मार्क्स बच्चा प्राप्त करे और मेरा हाईएस्ट स्कोर यही हो, मैं उसको अचीव करने की कोशिश करूँगी।
इस वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाकर मैम के हाव भाव से आपको पता चल रहा होगा कि मैम कितने ज्ञान की धनी है। हालांकि आवाज़ इतनी नहीं आ रही होगी, तो उसके पीछे भी रीज़न है कि मैम दिन पर आज सुबह से क्या 2-3 दिनों से जो हमारे स्कूल में आज छोटा मोटा कार्यक्रम रखा गया था उसके लिए भरपूर मेहनत कर रही है। अभी तो मैंने कहा है कि मैम जब आज ये हो रहा है तो एक वीडियो बना ही लेते हैं। साथ में मेरे साथ बैठे हुए शिवम प्रसाद और अंकित, ये दोनों भी आज बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे इनसे यही उम्मीद लगाता हूँ कि ज़िंदगी में के किसी भी मोड़ पे अगर मुझे मिले तो ये शिखर पे मिले, मुझे मैं कह सकूँ कि ये बहुत बड़े पद पर पहुँच गए हैं। और जो भी छोटा मोटा काम होगा शिवम से मैं कहूँगा कि शिवम आगे क्या करेगा, वैसे तो आपको पता ही है। शिवम, कहाँ जाना चाहोगे? सर, जैसे कि कहा जाता है, नमस्कार सर, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से। आज कुछ ना कुछ प्रयास हो रहा है किसी को निर्देश देने का, चाहे हमारे जूनियर हो या फिर कोई और व्यक्ति हो। तो सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैं पूर्व में भी आप सभी को बता चुका हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट है और जो मेरा गोल था पहले से, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने का। और मैं पूर्ण रूप से प्रयासरत रहूँगा कि मैं एक बड़े चैनल में काम करूँ। और जो मैं इस क्षेत्र में आने के लिए क्यों प्रयासरत हुआ, क्यों मैंने ऐसा सोचा कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं, उसके पीछे का भी रीज़न है। क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो कि बहुत दूर दराज वाला क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है। कई सारी ऐसी समस्या यहाँ पर है कि जिसे या केंद्र तक पहुँचाना या फिर राज्य सरकार तक पहुँचाना बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत सारी योजनाओं से या बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाता है ये क्षेत्र। तो उसी चीज़ को मैंने देखते हुए जर्नलिज्म के फील्ड में जाने का मैंने फैसला लिया था। और जैसा कि कहा जाता है कि जर्नलिज्म के लिए जो सबसे बेस्ट सिटी है वो हमारा दिल्ली है। और दिल्ली में मैं बात कहूँ तो मुखर्जी नगर हो या फिर आपका कोई और अन्य शहर हो जहाँ पर भी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की चाहे यूनिवर्सिटी हो, उन चीज़ में जाना मैं प्रेफर करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र पत्रकारीय विश्वविद्यालय है। तो उसमें जाने की मैं पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा हूँ और आशा है कि पहुँच भी जाऊँ। और 1% के लिए वहाँ नहीं पहुँचता हूँ तो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून के लिए मैं प्रस्थान करूँगा। तो शिवम का एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। मैं इनसे बहुत प्रभावित भी हुआ हूँ, तो मैं इनसे एक चीज़ जरूर चाहूँगा कि इन्होंने बोलना हो, चाहे चलना हो, चाहे लिखना हो, चाहे पढ़ना हो, किसी न किसी से सीखा होता है। कोई ना कोई हमारे सच्चे गुरु होते हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे बोलने का स्टाइल हो, चाहे चलने का स्टाइल हो, हमारे आइडियल होते हैं कोई ना कोई। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से टीचरों से रहे हैं ये, या अपने पेरेंट्स से रहे हैं, या किसी छात्र से रहे हैं? मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि गुरु पर्टिकुलर नहीं है कि एक गुरु ही गुरु होता है। जिस किसी से भी हमें सीखने को मिल रहा है हमारे गुरु है। तो शिवम को मैं किसी भी चीज़, मतलब कौन सा गुरु आपके जीवन में ऐसा रहा है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करा है कि पढ़ने में हो या किसी चीज़ हेल्प करने में हो या आगे बढ़ने में, सबसे ज़्यादा जिसने मोटिवेट करा है, तो आप उनका जिक्र करना चाहते हैं तो प्लीज़। ये कहते हैं ना कि एक दीपक जो होता है वो बिना तेल के जल नहीं सकता है। उसी तरीके से एक जो छात्र होता है वो बिना अपने शिक्षक या शिक्षिका के मार्गदर्शन के बिना सक्सेस नहीं हो सकता है। उसी तरीके से मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा जो हमारी मध्य बैठी है यहाँ पर, हमारी आदरणीय शिक्षिका तृप्ति मैम जी का। मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मैं एक बार आप सभी को यहाँ पर बता दूँ। हम सरकारी विद्यालय से आते हैं और लोगों के अंदर एक ऐसी मानसिकता है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षा का अभाव है और उतनी अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती है। मैं एक उदाहरण के साथ आपको दूंगा। जो फर्स्ट बैच CBSE का निकला है वो हमारा बैच यहाँ से निकला है। और मैं बताऊंगा आपको उन दिनों की बात, मैम के साथ किस तरीके से हमारे दिन बीते हैं। एक सरकारी स्कूल में होने के बाद भी आपको आश्चर्यचकित हुआ कि हमने एक्स्ट्रा क्लासेस ली है। मैम यहाँ पर बैठी है, 3-3:30 बजे हमारी विद्यालय की छुट्टी होती थी, 5:30-6 बजे तक मैम ने हमें यहाँ पर पढ़ाया है। आप सोच सकते हैं कि जो मानसिकता यहाँ के लोगों में है, समाज के लोगों में है कि नहीं सरकारी अध्यापकों द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है, कुछ ऐसी मानसिकता है। उन चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से हमारी मैम प्रयास करती है हमारे लिए। छुट्टी होने के बावजूद भी हमें किस तरीके से पढ़ाती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी एक सरकारी स्कूल में। दूसरी बात यह है कि जब मैंने मैम को कहा, सबसे पहले मैं मैम के पास गया कि मैम मैं जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मैम ने बहुत खुश होकर कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा आप प्राइवेट सेक्टर की ओर भी जा रहे हैं और पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं।
तो मैं इतना भी कुछ पता नहीं था। हर एक चीज़ मुझे, मैं जो भी मेरा टारगेट है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है क्या है, हर एक चीज़ का पता करके मुझे मैम ने दिया है। कोई भी समस्या हो मैं मैम के पास तुरंत जाता था। सबसे मेन बात, इतना मोटिवेट मैम ने मुझे किया है कि मैं मजबूर हो गया। मेरे मोबाइल में मैम का जो नंबर है वो भी मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से है। आप कभी भी देखिएगा, मैं जब स्टार्टिंग में CUET UG की तैयारी कर रहा था, मिलना ना मिलना एक अलग बात है, प्रयास किया है मैंने, वही मेरे को मैम ने एक दिया था। क्योंकि एक बार मैं मान चुका था कि मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि बहुत कुछ था, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और रीजनिंग और पॉइंट मुझसे नहीं हो पाता था। तो मैं मैम के पास गया कि मैम मैं DSJ टारगेट कर रहा हूँ, मात्र 20 सीट है उसमें हिंदी के लिए, तो किस तरीके से मैम होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा छूट चुका था। उस स्थिति में मैम ने मुझे एक ही बात कही, और आप सभी के मुझे लगता है कि आपके जीवन में वो जरूर ही प्रकाश लाएगी और आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम करेगी। मैम ने मुझे एक ही बात कही कि 20 सीट है, मुझे 20 सीट चाहिए। मैं समझ नहीं पाया मैम को कि क्या कहना चाहती है मैम। मैम ने बोला 20 सीट है, तुझे 20 सीटों में बैठना है ना। मैंने कहा नहीं मैम, मुझे तो 1 सीट चाहिए। मैम ने ये कहा मुझे कि जब तुझे 1 सीट चाहिए तो तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि 10 लाख बच्चे हैं 15 लाख बच्चे हैं, तुझे अपनी मेहनत करनी चाहिए और एफर्ट डालना चाहिए, निश्चित रूप से मिलेगी। 1% के लिए मिल भी नहीं पाई तो जिंदगी में और भी विकल्प होते हैं। और उसी चीज़ का मार्गदर्शन लेते हुए मैम का मार्गदर्शन लिया और उस चीज़ को मन में बसाया कि नहीं, मैम ने कहा है तो करेंगे, और पूर्ण रूप से अपनी परीक्षा दी। देखिए, होना ना होना मैं फिर भी एक बार कहूँगा वो अलग बात है, लेकिन जो मोटिवेशन मुझे मैम ने दिया है वो नहीं मिल पाएगा। और कुछ ना हो लेकिन ज्ञान तो मिलेगा, जो भी तैयारी की है उससे कुछ अनुभव मिलेगा। तो धन्यवाद। तो देखा होगा आपने, सिर्फ उनकी बातें ही ऐसे लगती है कि वाकई में जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो तो समय ही बताएगा कि क्या करेंगे। पर जो एक बहते हुए को बोलते हैं ना, तिनके का सहारा है, तो मैम ने किस लेवल तक यहाँ मेहनत करी है, कमरा लेके बच्चों को इतना समर्पण होना बच्चों के प्रति बहुत बड़ी बात होती है। जब हम एक गवर्नमेंट नौकरी में होते हैं, बोलते हैं ना मैं तो सरकारी आदमी हूँ, मैं क्यों करूँगा, कोई ना खतरे की टेंशन, न किसी दिक्कत की टेंशन। तो उसमें भी अपना समर्पण का भाव रखना बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में बहुत बड़ी मानवता की बात होती है। तो बच्चों का इसलिए मैं कह तो रहा हूँ, इसीलिए इतना नहीं है कि मधुमक्खी की तरह मैम के इधर उधर घूमती रहती है, जहाँ मैम खाली देखी पूरे दिन भर बच्चे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जब देखो तब देखो मैम का नाम उनके मुँह पे रहता है। तो कुछ ना कुछ बच्चों के प्रति मैम बार बार उन्हें मोटिवेट करती रहती है, बार बार कुछ उनके सिखाती रहती है, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे मोटिवेशन के क्षेत्र में हो, कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, चाहे नैतिक शिक्षा के बारे में हो, चाहे अनुशासन के बारे में हो, तो कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए या इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, यहाँ पे हमारे बीच अंकित भी है, अंकित अभी बोलने के इच्छुक नहीं है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और एक आशा और उम्मीद के साथ आपको एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को दोबारा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।